नमस्कार दोस्तों, गुड गुड मॉर्निंग। और पिछली क्लास में हमने समझा था वर्ण पढ़ रहे हैं और मतलब भाषा के अंग पढ़ रहे हैं, हम लोग व्याकरण के अंग पढ़ रहे हैं 3। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण। ठीक है, हमने बात हो रही थी हमारी वर्ण की। और वो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्ण जो होते हैं हमारे, जो वर्णों के प्रकार पढ़े थे वो मैंने आपको बताया था मात्रा या उच्चारण। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया था। ठीक है, और इसमें मात्रा और स्वर, मात्रा और उच्चारण यानी कौन से स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं और उच्चारण करने में कितना समय लगता है। ठीक, तो यानी कि मात्रा व उच्चारण के आधार पर जो स्वरों का प्रकार पढ़ा था वो हमने 3 पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, तो आज जो दूसरा प्रकार है हमारा, वो दूसरा प्रकार है मात्रा व स्वरों के उच्चारण के आधार पर के बाद दूसरा जो प्रकार होगा हमारा, वो दूसरा प्रकार है ओष्ठ। हम बात करेंगे ओष्ठ की आकृति। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। यानी कि हमारे जो ओष्ठ है, होंठ है, इनकी आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों की जो वर्गीकरण होता है स्वरों का, वो होता है 2 प्रकार से। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है वृत्ताकार स्वर, दूसरे होते हैं हमारे अवृत्ताकार स्वर। दूसरे होते हैं अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, तो वृत्ताकार का मतलब है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण हेतु हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, यानी वृत्त के आकार के बन जाते हैं। और कौन से ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारे होंठ वृत्ताकार नहीं बनते हैं। और आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हिंदी में ये अ का अर्थ नहीं के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे वृत्ताकार स्वर कौन से हैं हमारे और अवृत्ताकार स्वर कौन से हैं। मैं यहाँ पर स्वर लिख दूं। सबसे पहले अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे हैं स्वर। ठीक है, अब इन स्वरों में आपको ये देखना है कि कौन से स्वर ऐसे हैं हमारे जिनके उच्चारण हेतु हमारे होंठ वृत्ताकार होते हैं और जिनके उच्चारण हेतु हमारे स्वर, हमारे होंठ वृत्ताकार नहीं होते हैं। तो इसमें से देखिए, पहले तो होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ। तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या जो है हमारी कितनी है? ये है वृत्ताकार स्वरों की संख्या है 4। ये तो हो गए 4 हमारे वृत्ताकार। ठीक है, ऊ, ऊ, ओ और औ। इनको उच्चारण करने में हमारे जो ओष्ठ हैं इनकी आकृति वृत्ताकार होती है। तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होगी हमारी? 4। ठीक है, बाकी बचे हमारे सब जितने भी वर्ण हैं, जितने भी हमारे स्वर हैं, अ, आ, ई, री, ए, आई, और ये सब हमारे क्या है? अवृत्ताकार स्वर है। ठीक है, तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4, अवृत्ताकार स्वरों की संख्या बाकी जितने 7। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो प्रकार होता है हमारा ओष्ठ की आकृति के आधार पर हो गया। दूसरा अगला प्रकार होता है हमारा जीभ। अगला प्रकार होता है जीभ की क्रियाशीलता। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रिया के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर यदि हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो ये होता है हमारा कितना? 3 प्रकार से। ठीक है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है हमारा, वो होता है 3 प्रकार से। पहला जीभ की क्रियाशीलता। देखिए, जीभ की क्रियाशीलता का मतलब है जैसे हमारा ये हमारे जो है कंठ है, कंठ से हमारी जीभ क्रिया करती है किसी भी वर्ण का उच्चारण हेतु। ये जीभ हमारी, ये ऊपर जीभ के ऊपर जो बना है ये है तालु। ठीक है, तो जीभ का कभी कभी जीभ का जो अगला भाग है, जीभ का अग्र भाग से हमारे कई स्वरों का उच्चारण होता है। जीभ का मध्य भाग से कई स्वरों का उच्चारण होता है, यानी कि जीभ का मध्य भाग तालु के मध्य भाग से टकराए। ठीक है, और फिर उसके बाद जीभ का पश्च भाग, यानी जीभ का पिछला भाग जब तालु के पश्च भाग से टकराता है तो वहां से स्वरों का उच्चारण होता है। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो होता है हमारा 3 प्रकार से। ठीक है, तो पहला प्रकार होता है
वो है अग्र स्वर, उसे बोलते हैं अग्र स्वर, आगे से है जिसका उच्चारण कहाँ से हो, आगे से हो, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पश्च स्वर है, पश्च स्वरों की संख्या, पश्च स्वर है, ठीक, सॉरी पहले सबसे पहले इसमें रखिए मध्य, अग्र स्वर, मध्य स्वर, और उसके बाद होता है हमारा पश्च स्वर। तो पश्च मतलब पीछे से उच्चारित होने वाला स्वर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर यदि हम देखें, अग्र स्वर में हम रखते हैं पहले, सबसे पहले चलते हैं मध्य स्वर में। मध्य स्वर में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से केवल एक ही ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण कहां से होता है, मध्य से होता है, और वो स्वर है हमारा अ। केवल अ का उच्चारण कहां से होता है, मध्य से होता है। एकमात्र स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण कहां से होता है, मध्य से होता है, ठीक है। अग्र स्वर की बात करेंगे तो ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री, ये हमारे बोले जाते हैं अग्र भाग से। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र भाग से उच्चारित होने वाले ये हमारे स्वर हैं। और पश्च भाग की बात करेंगे, बाकी बचे हमारे क्या क्या बच गए इसमें, आ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आ का उच्चारण स्थान है पश्च भाग, ठीक है। आ हो गया, उसके बाद बचा क्या हमारा, ओ और औ, ठीक, ओ और औ, ये हमारे क्या पश्च स्वर है, ठीक है। और सॉरी उ और उ, एक जोड़ा और आ जाएगा इसमें, छोटा उ और बड़ा उ, आ, छोटा उ, बड़ा उ और ओ और औ, ये हमारे हैं पश्च स्वरों में इनकी गिनती होती है, ठीक है। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है हम तीन प्रकार से करते हैं। एक तो होता है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर हमारे ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री, इनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है, ठीक है। और मध्य भाग से केवल अ का उच्चारण होता है, और पश्चिम भाग से अ, आ, ओ, औ, उ और उ का उच्चारण होता है, ठीक है। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर एक प्रकार ये हो गया हमारा, ठीक है। अगला जो प्रकार है हमारा, अगला प्रकार हम पढ़ेंगे तालु। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगला पढ़ने वाले हैं तालु। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो तालु की स्थिति के आधार पर यदि स्वरों का वर्गीकरण देखें, अभी मैंने बताया इस तरीके से हमारी आकृति होती है, ये हमारा यहाँ कंठ होता है और ये हमारी जिह्वा होती है, और इसके ऊपर जो छत बनी है इसे बोलते हैं हम तालु। जीभ के ऊपर जो हमारी छत बनी है उसे बोलते हैं तालु, और ये हमारी जिह्वा है, जिह्वा। और उसके बाद यहाँ हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़े, जिन्हें हम मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा, जिन्हें हम मूर्धा बोलते हैं। और मसूड़ों से लगे हुए हमारे दंत होते हैं, दंत। और उसके बाहर हमारे ओष्ठ होंगे, ओष्ठ, जिसे आप पढ़ चुके हैं, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। और यहाँ कंठ में एक हमारा काकल होता है, काकल कहते हैं, जो जीभ के साथ लटका होता है वो होता है काकल, उसे बोलते हैं हम काकल, ठीक है। और एक कंठ के अंदर एक और जगह होती है जिसे हम अली जिह्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम अली जिह्वा कहते हैं। इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे जब मैं आपको व्यंजनों का उच्चारण स्थान बताने वाला हूँ। और व्यंजनों का जब उच्चारण स्थान बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि अली जिह्वा से किस वर्ण की का उच्चारण होता है। अली जिह्वा से केवल एक ही हमारा व्यंजन है, वो है ह, अंतस्थ, सॉरी उष्म व्यंजन का ह, उष्म व्यंजन ह का उच्चारण होता है, पर यह है कंठ के अंदर ही, इसको हम कंठ के अंदर मान सकते हैं। और कभी एग्जाम में अली जिह्वा ना आए और वहां दे दे कंठ, तो हम उसे कंठ ही करेंगे, ठीक है। तो तालु की स्थिति के आधार पर यदि हम स्वरों का, तालु की स्थिति के आधार पर यदि हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, तो तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का जब वर्गीकरण करते हैं, तो तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है तीन प्रकार से, चार प्रकार से होता है, ठीक है। अब इन चार प्रकार से क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसमें होता है हमारा, देखिए, तालु की स्थिति के आधार पर, ठीक है। तालु की स्थिति के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे समृद्ध स्वर, ठीक है। और उसके बाद समृद्ध स्वर, और उसके बाद होता है विपरीत स्वर, और उसके बाद होता है अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, और एक होता है अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, सॉरी
अर्ध समृद्ध और अर्ध विपरीत। ये स्वरों, ये जो तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से होता है। पहला है हमारा समृद्ध और विपरीत और अर्ध समृद्ध, अर्ध विपरीत। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझेंगे हम लोग। इसको समृद्ध स्वर क्या होते हैं, विपरीत स्वर क्या होते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं और अर्ध विपरीत स्वर क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें समृद्ध स्वरों की, तो समृद्ध स्वर कहने का मतलब ये है कि तालु, जो ये तालु है हमारी, ठीक है, तालु, ये जीभ के ऊपर जो तालु बनी है, ठीक है, जीभ का, जब ध्यान देना, जब जीभ का अग्रभाग तालु के अग्रभाग से टच होता है, यानी कि जीभ का अग्रभाग, जब जीभ का अग्रभाग तालु के अग्रभाग को स्पर्श करता है, तब जीभ का जब अग्रभाग तालु के अग्रभाग को स्पर्श करता है, तो ऐसी कंडीशन में मुंह बंद की स्थिति होती है। आप देखें यहाँ पर मुंह बंद हो जाएगा यदि आप क्या करोगे, जब जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर तालु का अग्रभाग जीभ के अग्रभाग से स्पर्श होता है तो मुंह बंद की स्थिति होती है, यानी कि समृद्ध स्वरों में क्या होता है, मुंह बंद की स्थिति होती है। तो ये समृद्ध स्वरों की संख्या जो है वो है 5। समृद्ध स्वर हमारे होते हैं 5, और यानी कि समझो यहाँ पे समृद्ध स्वर का मतलब है ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में जीभ का अग्रभाग तालु के अग्रभाग से स्पर्श होता है, और इस कंडीशन में मुंह बंद की स्थिति होती है। और मुंह बंद की स्थिति में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको हमारे मुंह बंद की स्थिति हो जाती है, ई, उ और री, ये ऐसे वर्ण हैं, इन्हें कहते हैं समृद्ध स्वर। ठीक है, अब देखिए विपरीत स्वर। विपरीत स्वर में क्या होता है, जब जीभ का अग्रभाग, जब जीभ का पश्च भाग, ठीक है, जब जीभ का पिछला भाग, यहाँ पे हम आकृति बना लेते हैं एक, जीभ का ये हमारी जैसी आकृति है, ये यहाँ पे छत, ये हमारी तालु है, जब जीभ का पश्च भाग, जीभ का जो पिछला वाला भाग है वो तालु के पश्च भाग से स्पर्श होता है। यहाँ पर जब जीभ का पश्च भाग तालु के पश्च भाग से स्पर्श होता है तो वहां से केवल आ का उच्चारण होता है। ठीक है, और इस कंडीशन, इसको बोलते हैं विपरीत स्वर, इसको बोलते हैं विपरीत स्वर। और विपरीत स्वर में केवल एक ही वर्ण को रखते हैं, एक ही स्वर को रखते हैं हम आ ऐसा वर्ण है। अभी हमने जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर भी इसे समझा था, इसे हमने पश्च भी रखा था, तो हम तालु की स्थिति के आधार पर भी इसे देखते हैं, तो ये पीछे से होता है, यानी कि जीभ की क्रियाशीलता, जीभ का पश्च भाग जब तालु के पश्च भाग से स्पर्श होता है तब यहाँ से विपरीत स्वर होता है और आ का उच्चारण होता है। आ, देखिए आ का उच्चारण करिए आप लोग, आ पीछे से होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विपरीत स्वर। अब उसके बाद है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर में केवल आता है ए और औ, यहाँ ए को लेंगे और औ को लेंगे। ठीक है, अर्ध समृद्ध का मतलब क्या है, आधा खुला। देखिए आप यहाँ पे आधा, यहाँ पे क्या था, मुंह बंद की स्थिति हो रही थी, यहाँ तालु का अग्रभाग जब जीभ के अग्रभाग से स्पर्श हो रहा था तो समृद्ध हो रहा था, यहाँ पर पिछले भाग में टकरा रहा है। यहाँ क्या होगा, यहाँ जब तालु का, ये तालु है, जब तालु का अग्रभाग यानी कि बीच वाला, अग्र नहीं, तालु में बीच वाला भाग जीभ के बीच वाले भाग से स्पर्श होता है, जीभ का बीच मध्य भाग जब तालु के मध्य भाग से स्पर्श होता है तो ऐसी कंडीशन में आधा खुला और आधा बंद की स्थिति होती है। ठीक है, देखिए आधा खुला आधा बंद की स्थिति होती है, तो इसे बोलते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। तो अर्ध समृद्ध स्वर में यानी कि ए और औ होता है। ठीक है, और अर्ध समृद्ध स्वर में उच्चारण के आधार पर ये जो है ए और औ होता है। उसके बाद देखेंगे अर्ध समृद्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत उसी का है, यानी आधा खुला आधा बंद। ठीक है, यानी कि अर्ध विपरीत स्वर में हम रखते हैं, हम पहले तो रखते हैं और को हम अर्ध विपरीत में रखते हैं, और इसमें से आई को करते हैं आई और ओ, ये हमारे जो है अर्ध विपरीत स्वर होते हैं। ठीक है, तो हमने ये मात्रा और उसके बाद हमने समझा था ओष्ठ की आकृति के आधार पर, तीसरा हमने पढ़ा तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या, और अब हम पढ़ेंगे अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, अगर अनुनासिकता के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, तो स्वरों का वर्गीकरण अगर करते हैं अनुनासिकता के आधार पर, तो एक तो होती अंग की बात और दूसरा होता है हमारा चंद्र बिंदु की बात होती है। अगर हम इस चंद्र बिंदु की बात करें
तो अनुनासिकता, पहले बात करते हैं किसकी, अनुनासिकता की। देखिए अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का जब वर्गीकरण करते हैं तो इसमें अंग और एक चंद्र बिंदु की बात होती है, ठीक है। अनुनासिकता का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अनुनासिकता का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से हो, उसे बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। जिनका उच्चारण कहां से हो, मुंह और नाक दोनों से होता है, उसे बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। तो अनुनासिकता के आधार पर यदि देखा जाए तो एक तो होता है अंग और दूसरा होता है आ, मतलब आ नहीं जिसके ऊपर क्या लगा हो, चंद्र बिंदु लगा हो, चंद्र बिंदु, ठीक है। इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं, और इसको हम अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अब देखिए ये अनुनासिक है, ठीक है, चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है, और इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं हम, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा अनुस्वार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, अनुस्वार जो होता है ये इसका तद्भव रूप होता है, ठीक है। अनुस्वार का तद्भव रूप चंद्र बिंदु होता है, ये ध्यान रखना। हम आगे जब तद्भव तत्सम पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे इसे। ये अंग है और ये चंद्र बिंदु है। जिसमें चंद्र बिंदु हो वो शब्द हमेशा तद्भव में गिने जाते हैं। जो शब्द हमेशा कि जिसके ऊपर क्या लगा हो, चंद्र बिंदु लगा हो, वे हमेशा तद्भव होते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे अगर कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुस्वार का तद्भव क्या होता है, तो आप अनुनासिक कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं क्या, चंद्र बिंदु, ठीक। तो जैसे हम यहाँ बहुत सारे शब्दों को आगे पढ़ेंगे तद्भव तत्सम में, ठीक। जिन शब्दों में अनुनास या अनुस्वार का प्रयोग हो, जिन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है वे शब्द हमेशा तत्सम शब्द होते हैं, और जिनमें चंद्रमा लग जाए, जिनमें चंद्र बिंदु लग जाए या अनुनासिक हो, उसे क्या बोलेंगे, वो होते हैं तद्भव शब्द, ठीक है, हमेशा। अब एक चीज यहाँ पे, एक शब्द हमारा एक अर्ध चंद्र बिंदु वाला भी होता है, अर्ध चंद्र बिंदु, जिसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा, उसे बोलते हैं अर्ध चंद्र बिंदु। ये जो स्वर है हमारा, ये आगत स्वर है, इसे बोलते हैं आगत स्वर, यानी कि ये कहीं विदेशी स्वर है जो हमारी हिंदी में आया हुआ है, ठीक है। विदेशी स्वर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है, स्वर है, अंग्रेजी भाषा। देखिए जिसके ऊपर चंद्र बिंदु, जिसे चाह तो बना हो ये, लेकिन अर्धचंद्र कहते हैं इसे, ठीक है। ये है अंग्रेजी स्वर। जैसे हम लिख देते हैं ना एक शब्द डॉक्टर, क्या लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब इसके ऊपर हमने देखिए अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया है, इसमें चांद नहीं बनाया हमने, ठीक है। जहां चांद होता है वो तो अपना तद्भव है, यानी संस्कृत से बना हुआ शब्द है, हिंदी में परिवर्तित हो गया, ठीक है, वो तद्भव होता है। अब यहाँ से ये जो है ये विदेशी भाषा का एक स्वर है हमारा, विदेशी भाषा में, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमने पढ़ लिया पहला। दूसरा हमने पढ़ा था ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तीसरा हमने पढ़ा था तालु की स्थिति के आधार पर। चौथा हमने पढ़ लिया मात्रा व उच्चारण के आधार पर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हमसे क्वेश्चन पूछता है अगला जो स्वरों का प्रकार है हमारा, अगला जो स्वरों का प्रकार है हमारा, वो है जाति के आधार पर। अगला स्वरों का प्रकार है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए जाति के आधार पर यदि स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सजातीय स्वर और एक होता है विजातीय स्वर, ठीक है। एक है सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में क्या होता है कि ऐसे स्वर जिसकी जाति समान हो, विजातीय स्वर जिनकी जाति समान ना हो, वो होते हैं विजातीय स्वर। तो यहाँ पर सजातीय स्वरों की अगर बात करेंगे तो हमारे जो सजातीय स्वर हैं, पहले तो हम पहले के जोड़े ले लेते हैं, ठीक है। सजातीय स्वर में पहला जो जुड़ा आता है वो अ और आ और ई और ई और उ और उ, ठीक है। ये होते हैं हमारे पहले के अगर तीन जोड़े, पहले के ये तीन जोड़े जो होते हैं ये सजातीय स्वर है। सजाति का मतलब है तीनों अपने एक जैसे जोड़े हैं, ठीक है। तीनों की जाति एक समान है। जैसे अ से आ बन सकता है, ई एक समान है, उ एक समान है, ठीक है। और बाकी बचे जितने भी स्वर हैं हमारे बाद के जोड़े, ठीक है। जैसे री को ले लेंगे, ठीक है, ए को करेंगे, आई को करेंगे, ओ करेंगे और औ करेंगे। ये सब जो होते हैं इन्हें कहते हैं विजातीय स्वर, बाद के जोड़े, ठीक है। बाद के बाकी जोड़े विजातीय स्वर और पहले के जोड़े तीन जोड़े सजातीय स्वर में आते हैं हमारे, ठीक है। ये तो हमारा
किसके आधार पर है, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया। ठीक, तो देखिए स्वरों से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक और होते हैं हमारे, जैसे अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। जाति, जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए संयुक्त स्वर जो होते हैं, अगर हम बात करें संयुक्त स्वर, देखिए संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, मतलब दो स्वरों से मिलकर जो स्वर बना होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, अभी हम संयुक्त व्यंजन की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात हो रही है संयुक्त स्वरों की। ठीक है, संयुक्त स्वरों में बात करते हैं तो संयुक्त स्वर हमारे होते हैं पहले तो ए, आई और ओ और औ। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्या, संयुक्त स्वर है। 4 संयुक्त स्वर है, ये ध्यान रखना है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। जैसे इसमें बात करेंगे संयुक्त स्वर बनता कैसे है, ए कैसे बना है। ठीक है, तो ए बनता है अ प्लस ई से, छोटी ई से बनता है। ठीक है, अ जब ई के साथ मिलता है तब बनते हैं ए बनता है। ठीक है, और यहां बनता है आ प्लस, इसमें भी हम करेंगे अ प्लस बड़ी ई, तो अ प्लस बड़ी ई जब मिलते हैं तो क्या बनता है, आई बनता है। ठीक है, और वैसी बात करेंगे यदि अ प्लस उ मिलकर बनता है ओ। ठीक है, और उसके बाद अ प्लस बड़ा उ मिलकर बनते हैं हमारे औ। ठीक है, तो हमारी संयुक्त स्वर यदि हमसे पूछता है तो हम संयुक्त स्वरों की संख्या करेंगे 4। यहाँ व्यंजन की बात नहीं हो रही, यहाँ स्वर है, व्यंजन हमारे अलग है, श्य त्र स्र ज्ञ अलग चीज है। ठीक है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या हो जाती है 4, ए आई ओ औ। ठीक है, तो स्वर आप इसी के साथ हमारे जो स्वरों के प्रकार होते हैं ये होते हैं खत्म। ठीक है, तो स्वरों के प्रकार में आप लोगों ने समझा था कि स्वरों के प्रकार ये रहे आपके। ठीक, और स्वर, और अगली क्लास जो होगी हमारी वो होगी